ट्रेड कहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ रिकवरी फेल हो रही है वहाँ पर शॉर्ट करना है इस मार्केट में, और एक कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा कैरी करना है। वैसे खैर मेरा व्यू ये रहा है कि कैरी करने में रिस्क होता है, इसके लिए मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा उसको, लेकिन जहाँ रिकवरी फेल हो रही हो वहाँ पर शॉर्ट लेना, वहाँ पर ऐसा बन रहा है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वो सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग इस तरीके की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि पैसा आपका बन रहा है शॉर्ट को कैरी करने में। इंट्राडे में कल भी कोई खास पैसा नहीं बना आपका, बीच बीच में इंट्राडे में जब मार्केट में रिकवरी फेल हो रही है वहाँ पर पैसा बना। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी करके जा रहे हैं तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अब किसी दिन हो सकता है 200 पॉइंट का गैप अप भी मिल जाए आपको, अगर किसी दिन यूएस मार्केट घूम जाए ज़बरदस्त तरीके से, इस वजह से। तो इस समय हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इंडेक्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में ठीक ठाक पैसा बन रहा है, रोज़ नए मौके मिल रहे हैं, रोज़ नई थीम मार्केट आपको दे रही है। कुछ थीम्स तो सेम रही हैं जो रोज़ चल रही हैं, आईटी, फार्मा, एक्सचेंजेस, रियल एस्टेट, ऐसे ऐसे ट्रेड्स, लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं जो रोज़ आप नई आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। आज भी मेरा व्यू ये रहेगा, आप सुबह 10 बजे तक मार्केट देखें, और आज एक रिस्क ये भी रहेगा कि आज शायद मिड कैप भी नीचे शुरुआत करें आशीष, जिस तरीके से ओवरऑल क्यूज बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखें क्या मिड कैप में रिकवरी आ रही है, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगे कि मिड कैप में रिकवरी आ रही है, तो वहाँ पर फिर मेरा एक व्यू बनेगा कि फिर आप वहाँ से थोड़ी सी खरीदारी करिए, क्योंकि सुबह सुबह उस थीम को पहचानना वो सबसे ज़रूरी है। और एक चीज़ जो इस मार्केट में आपको करनी होगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर बन रहा है इस मार्केट में। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। कल भी देखिए, कोफोज हो, चाहे परसिस्टेंट हो, चाहे बीएससी हो, यहाँ पर तीनों स्टॉक्स में जमकर पैसा बना। कोफोज देखिए, कल बाई चांस हमने इसको गलती से स्पॉटलाइट में ले लिया, लेकिन शानदार ट्रेड रही। परसिस्टेंट देखिए, और ये तीनों के तीनों ट्रेड जो मैंने बोली हैं, ये स्क्रीन पर प्ले होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गैप अप हो गया उसके बाद टिके रहिए। इंट्राडे में 5-5, 6-6% भागे हैं। तो आपका काम यह है कि ऐसी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना। सुबह 10 बजे तक ऐसी मार्केट आपको आज भी ट्रेड्स देगा, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनमें मौके ढूंढने हैं। सेक्टर्स के हिसाब से मेरा ये मानना है कि आज भी आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स रहेंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। परफेक्ट है। हाँ, आज फ्राइडे है, वापस आ गई सेंसेक्स की एक्सपायरी, और पिछली वाली तो भयावह थी। तैयारी रही है, इंटरेस्टिंग सेशन शायद आज भी पैन आउट हो रहा होगा। वैसे ही ऊपर बातचीत हो चुकी है अपफ्रंट की आज मेक और ब्रेक डे हो सकता है, लेकिन गिरे तो चले जा रहे हैं। कल तो खैर लॉजिकल था, दुनिया पिट रही थी क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर गड़बड़ा गया था, फेड के आउटलुक की कमेंट्री गड़बड़ा गई थी, पर हम एक्चुअली इस पूरे हफ्ते हर दिन गिरे हैं। इतना गिर क्यों रहे हैं? हाँ, देखिए गिर क्यों रहे हैं, इसमें 3-4 कारण हैं। एक बड़ा कारण है सेंटिमेंट। इस समय मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। देखिए नियर टर्म में सेंटिमेंट और लिक्विडिटी, इससे मार्केट काफ़ी मूव करती है, और अगर सेंटिमेंट खराब होना तो 1000 करोड़ की सेलिंग भी काफ़ी होती है। आई थिंक हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि नेट इंस्टीट्यूशनल तो बाइंग थी, उसके बावजूद मार्केट गिरा था। परसों फॉर एग्जांपल भी जैसे 1300 करोड़ की आंकड़ा आया था एफआईएस का, और 4000 करोड़ डीआईएस की बाइंग। एग्जैक्टली, कल हम इसे बात कर रहे थे कि परसों कोई एफआई की सेलिंग बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। तो ये अब कल एफआई की बिकवाली बड़ी थी, अब इसके लिए आज हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन, जो गिफ्ट निफ्टी आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि हम 100 पॉइंट का गैप डाउन करेंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा कारण है आशीष, सेंटिमेंट बिगड़ गया मार्केट में। सेंटिमेंट जैसे कहते हैं ना, जब हम चल रहे थे तो हमारे फेवर में क्या था, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट। अब हमारे फेवर में लिक्विडिटी तो अभी भी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो अभी भी उतनी इंटैक्ट है, बस एफआई लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा हमारे अगेंस्ट हो गई, और सेंटिमेंट आई थिंक दूसरा बड़ा कारण है। और ये आई थिंक कुछ हद तक कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड और फेड, और यूएस बॉन्ड यील्ड पिछले आई थिंक 15 दिन से आपको जैसे कहते हैं ना, चीख चीख के चिल्ला के बता रही थी कि फेड क्या करने वाला है। तो ये अगर भाई रेट कट एक्सपेक्टेड था तो बॉन्ड यील्ड 4.1 से इस तरीके से 4.4, 4.5 पर नहीं आती, लेकिन ये बॉन्ड मार्केट ने आपको पहले बता दिया था कि ये इस तरीके से मूव आएगा। अब ये जो कदम है फेड का, और जो फेड की गाइडेंस है, और जो इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत लोगों का ये मानना था कि 2025 में जब वो 4 रेट कट्स होंगी, काफ़ी पैसा वहाँ से निकलकर इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, लेकिन अब एक व्यू ये बन रहा है कि अब वो पैसा शायद यूएस में ही रहे, क्योंकि यूएस में ही उनको, अगर उनकी खुद की करेंसी में स्ट्रेंथ है, उनकी खुद की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है,
तो वाई टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग टू एमर्जिंग मार्केट। तो ये एक रिस्क है। अगर 4 रेट कट की बात होती है, जो पहले एक्सपेक्टेड था कि 4 रेट कट होंगी, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता। अब एक ये है कि भाई पैसा उनके खुद के देश में रहने वाला है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर की स्ट्रेंथ और रुपये की वीकनेस। कल देखिए 85 हो गया, कुछ करे बिना एफआईएस का इंडिया पोर्टफोलियो जो है वो अपने आप 2-3% डिप्रिशिएट हो रहा है, कुछ करे बिना, ऊपर से मार्केट और गिर रही है। तो डबल वैमी, ये जब इस तरीके की डबल वैमी होती है तो पैसा ऑब्वियसली फिर निकलना शुरू होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सब के सब जो है ना, ये सिम्टम्स हैं, असली डिसीज़ है अर्निंग्स। क्योंकि मार्केट इवेंचुअली Q2 में हम इवेंचुअली गिरे किस कारण से थे? अर्निंग्स की वजह से। अगर अर्निंग स्ट्रांग हो ना, तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें मार्केट विल टेक केयर ऑफ देम, वो कहीं ना कहीं से पैसा ढूंढ ही लेगा। लेकिन Q3 की अर्निंग्स का रिस्क, और अब मैं ये पहले से बता रहा हूँ, अब मार्केट को ये रिस्क है कि Q3 ना सिर्फ Q2 जितना ख़राब होगा उससे भी ख़राब होगा। ये अब एक रिस्क ओपन हो रहा है, क्योंकि एक दो कमेंट्रीज जो आई हैं कंपनियों की, उन्होंने अनलेस वो इतना ख़राब नहीं कर रही होती, वो पहले से आके वार्निंग नहीं देती। फॉर एग्जांपल गोदरेज कंज्यूमर ने आके वार्निंग दी थी, और अगर आपको ध्यान हो उसी दिन मार्केट ने एक पीक भी बना दिया था एक्चुअली। तो एफएमसीजी ने सबसे पहली वार्निंग दे दी। ऑटो कंपनियों के आंकड़े भी हम गिना रहे थे, वाहन का आंकड़ा गिना रहे थे हम फॉर एग्जांपल, वो भी काफ़ी वीक रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। 3-4 कारण है जिसकी वजह से ये मार्केट इस तरीके से गिर रहा है इंडेक्स लेवल पर। वैलिड रीजंस हैं भाई साहब। तो बाजार के समीकरण बिगाड़े चले जा रहे हैं, मूड बिगड़ा हुआ है। पर फिर ऐसे में वो सेफ्टी कहाँ नजर, जैसे आपने बात छेड़ी थी रिलेटिव स्ट्रेंथ की, क्या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में ही सेफ्टी है? और अगर हाँ तो फिर ये है क्या? देखिए, इस मार्केट में सेफ्टी 3 जगह पे है। Okay. सबसे पहले आईटी। और आशीष, एक चीज़ तो आई थिंक अब हम कितने टाइम से कह रहे हैं कि आईटी पूरे साल आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। साल की शुरुआत से एक व्यू है, एलोकेशन का कोटा डिसाइड कर करके बातचीत होती रही। बस इसमें बातचीत होती रही है। और ये एक ऐसी पॉकेट रही जिसने बेयर मार्केट देखी ही नहीं आज इस पूरे साल में, करेक्शन नहीं देखी, फॉरगेट अबाउट बेयर मार्केट। अब एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई है वो एक और बड़ा ट्रिगर है। अब हमारी मार्केट बहुत स्मार्ट है। हमारी मार्केट में कल ऑलरेडी काफ़ी मिड कैप आईटी स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी ऑल सडन डन एरियाज 3% ऊपर थे, इन्फोसिस के और विप्रो के। तो आज वहाँ पर गैप अप होगा। गैप अप में मत चेज़ करिए। अगर कोई आपको इंट्राडे में डिप मिले, वहाँ पर आप चाहें तो चेज़ करें। गैप अप में भी ले लेंगे अगर आईटी स्टॉक्स, पैसा आपका बनेगा, आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा। बस ये एक इशू है। और आईटी में एटलीस्ट एक चीज़ है, आपका पैसा डूब नहीं रहा है जैसे बाकी सेक्टर्स में डूब रहा है, आईटी में डूब नहीं रहा है। देर सवेर पैसा बन रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है। तो ये एक आज का एक मेरे ख्याल से बड़ा ट्रिगर होगा। दूसरा, 2 दिन से देखिए आप फार्मा में क्या ज़बरदस्त मूव्स आ रहे हैं, और फार्मा के मूव्स का कारण है यूएस एक्सपोजर, डॉलर रुपी इक्वेशन प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन जो हैं, जिसे कहते हैं आउट ऑफ वैक नहीं हुए हैं, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। अगर आप इसका इवन 1 साल का चार्ट देखेंगे निफ्टी फार्मा का, ये 1 महीने का चार्ट है, करीब 4.4%। इसका अगर इस साल का भी आप चार्ट देखेंगे, इसने अमूमन उतना ही दिया जितना निफ्टी आईटी ने दिया है। और ये भी एक ऐसा सेक्टर रहा जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई है कभी। तो ये एक और रिलेटिव सेफ्टी वाला मामला हो गया। और फाइनली ये आपको ढूंढने होंगे। सिंपल करिए, F&O स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए। कैश की बना सकते हैं आप, मैं F&O पे फोकस करता हूँ। F&O स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए और देखिए वो स्टॉक्स जो या तो 52 वीक हाई पर हैं या 52 वीक हाई से सिर्फ 3-4% दूर है मैक्सिमम, बस इतना दूर है, उन पर फोकस करिए। उसमें हमने एग्जांपल दिया, चाहे कोफोज का स्टॉक हो कल का, चाहे परसिस्टेंट का स्टॉक हो, चाहे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक देख लीजिए, वहाँ जिस तरीके के मूव्स आए, कुछ डिफेंस स्टॉक्स ने उस तरीके के मूव्स दिखाने शुरू किए, तो उन पर फोकस करें। तो ये 3 पॉकेट्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में सेफ्टी ढूंढना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। तो आपको फोकस करना है आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और साथ साथ वो स्टॉक्स जो या तो 52 हफ्तों के हाईज पर या नियर 52 वीक हाईज काम काज कर रहे हैं। वो पॉकेट शायद लाइकली है यहां से आउट परफॉर्म करें, आपको ज्यादा कंफर्ट दें। आज के सेशन का अप्रोच, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब ये 5वां दिन, पूरा हफ्ता वाइप आउट हो जाएगा। 4 दिन से गिर रहे थे, 5वें दिन के लिए भी समीकरण आपकी स्क्रीन पर है। 1/3% से ज्यादा के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे। ऑलमोस्ट